औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान आशिक मुस्तफ़ा भट्टू। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शोरपुट एचडी टीवी। ये जो प्रोग्राम है ये इलेक्शन सेल के हवाले से है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अब इलेक्शन का ऐलान कर दिया है जो कि 8 फरवरी को होंगे। तो ये तो अब वाज़ेह हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने ही करवाया है। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने होते, साफ शफाफ इलेक्शन करवाने होते, तो वो पंजाब और केबी के भी इलेक्शन करवा सकते थे। उनके पास तमाम अथॉरिटी है और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है और वो जब चाहे इलेक्शन करवा सकता है, क्योंकि जब असम्बलियां डिसॉल्व हो जाती हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने होते हैं। और कौमी असम्बली के भी इसी तरह ही है। और आपको मालूम है कि कई माह से इलेक्शन डिले हैं और ये तो सबको मालूम है कि क्यों डिले हुए, किस वजह से हुए। आपको ये भी पता है कि मुंतखब वज़ीर आज़म भी हैं नवाज शरीफ। ऐसा एक तासुर कायम हो चुका है और मौजूदा, क्योंकि हम आज डिस्कस करेंगे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो है लतीफ खोसा साहब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लिया और उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। और ये देख लें कि इलेक्शन तो 90 दिन तो दूर की बात है, वो तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि 90 दिन से ऊपर गुजर चुके हैं और टाइम लिमिट जो थी वो भी गुजर चुकी है। लेकिन अब तो 90 दिन का नाम ही बस ऐसे है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। ऑटोमेटिकली टाइम तो जो है वो टाइम लिमिट थी वो तो क्रॉस हो चुकी है। एक तासुर जो है हल्कों में फैला हुआ था कि इलेक्शन अब 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे, वो तो अब तासुर खत्म हो गया कि अब इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया था कि आरओज और डी आरओज जो है वो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को लिया जाएगा और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके उनकी जो है तरबियत का जो सेशन था वो भी चला दिया था। और उसके बाद जुबैर नियाजी जो पीटीआई के वकील है उन्होंने उनको चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने जो है इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था उसको कालेदम करार देकर लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए जो उनकी दरखास्त थी उसको उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को रेफर कर दिया। उसके बाद लार्जर बेंच बन गया था जिन्होंने ये समाप्त करने दी कि आरओज और डी आरओज इलेक्शन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। मेरा वो जो ये सेशन चल रहा था इनका ट्रेनिंग का डीआरओज और आरओज का, वो इलेक्शन कमीशन ने उनको मुअत्तल कर दिया जब लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला आया। उसके बाद एक हिजामी सी कैफियत फैल गई थी कि अब इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन तभी होने थे कि जब आगे से कोई फार्म या कागजात नामजदगी जो होते हैं वो वसूल करने के लिए कोई बैठा होगा तो तभी होगा ना। क्योंकि अगर जिस सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, तो उसी हिसाब से इलेक्शन का प्रोसेस आगे चल रहा था। अब दरमियान में मुश्किल ये आ गई थी कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया। तो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करे। और आपको मालूम है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई और तकरीबन 2-3 घंटे का प्रोसेस था जिसमें सारे ये इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात भी की और उसके अलावा उन्होंने पटिशन भी जो है दायर की और उस पर समाअत भी हुई थी, उन्होंने बेंच भी तश्कील पाया उसी वक्त। मतलब 3 घंटे के अंदर अंदर जो प्रोसेस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है कालेदम करार देकर डीआरओज और आरओज को अपनी ड्यूटी पर जो है जाने का कह दिया। अब उन्होंने यहाँ चंद पॉइंट ऐसे हैं कि जिस तरह आपको मालूम है कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। ये तो तमाम जमातें कहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए? क्योंकि पीटीआई कहती है कि आरओज और डी आरओज जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर है वो पहले ही हमारे खिलाफ है और उन्होंने अब सैकड़ों
जो है उन्होंने नजरबंदी के अहकाम जारी किए और हमारी जमात के कारकुन जो है या लीडर है, उम्मीदवार है, उनको उन्होंने अरेस्ट किया है और उनको नजरबंद किया एमपीओ के तहत। तो इसलिए हमें ये जो ब्यूरोक्रेसी है इस पर यकीन नहीं है और लाहौर हाई कोर्ट जो है उनसे आरओज और डीआरओज लिए जाए। लेकिन वो अब इलेक्शन कमीशन कहता कि हमने तो लाहौर हाई कोर्ट को कहा था लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिए थे। और एक लाहौर हाई कोर्ट का साबका लेटर है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप ताजा खत लिखे, रिफ्रेश खत लिखे और हमें खत आप सेंड करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने छुपाया, हालांकि वहां ये एकतरफा फैसला था क्योंकि जो पिटिशनर लाहौर हाई कोर्ट में था उसको तो बिल्कुल बुलाया ही नहीं गया और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त दायर की और उसी पर फैसला सुनाकर और एक साइड पर सब कुछ कर दिया गया। इलेक्शन साफ शफाफ कहलाना ये इलेक्शन कमीशन का हक है और जैसे पीटीआई बिल्कुल जो है नाखुश है क्योंकि जो भी पीटीआई मुतालबा करती है इस वक्त और उनका कोई मुतालबा भी तस्लीम नहीं किया जा रहा। और आपको मालूम होना चाहिए ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये तकरीबन पिछले 14-15 माह से ये सिलसिला चल रहा है और एक जमात है जिसको एक साइड पर लगाया जा रहा है और दूसरी जमातों को उनका रास्ता भी साफ शफाफ किया जा रहा है और उन पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एक सियासी जमात है जिसके लिए हर किस्म की पाबंदी है, ना तो वो कन्वेंशन कर सकते हैं ना वो जल्द से कर सकते हैं, अगर करे भी सही तो नजरबंदी के अहकाम जैसे कि शेर अफजल मरवत वो एक एक्टिव कारकुन थे, उम्मीदवार भी थे और पीटीआई को फ्रंट लाइन पर लीड कर रहे थे और पीटीआई की कैंपेन चला रहे थे, लेकिन अब उनको भी अरेस्ट कर लिया गया जब वो लाहौर में एक वुकला कन्वेंशन में तशरीफ लाए और वहाँ खिताब कर रहे थे और लाहौर हाई कोर्ट से बाहर वो जा रहे थे तो वहाँ उनको गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया। अब देखें एक जमात के अलावा बाकी तमाम जमातें अपने इलेक्शन कैंपेन चला रही है। अब देखते हैं इलेक्शन का ऐलान हो गया है तो लेवल प्लेइंग फील्ड किस जमात को मिलती है और किस जमात को नहीं मिलती, तो ये तो आगे चंद दिनों में पता चल जाएगा क्योंकि अब इलेक्शन का ऐलान हो चुका है तो शायद सूरत हाल कुछ तब्दील हो जाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पीटीआई के लिए अब भी रास्ता साफ है और वो इलेक्शन कैंपेन चला सकेगी क्योंकि जो हालात देख रहे हैं और जो हालात बता रहे हैं मेरे ख्याल में वो मुश्किल है क्योंकि पीटीआई के बहुत से उम्मीदवार वो अंडरग्राउंड है या रोपोश है तो या बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया है और दूसरी जमातें भी अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही है और हो सकता है आगे इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए जिस तरह दूसरी जमातों को मिल रही है, तो ये आने वाले दिन ही बताएंगे। मेरे ख्याल में थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी सही। और दूसरी बात लतीफ खोसा साहब की जो हमने करनी थी, तो लतीफ खोसा साहब काफी दिनों से वो पीटीआई को डिफेंड कर रहे थे, उसका डिफेंस कर रहे थे, उनके केस जो है वो भी लड़ रहे थे, खासतौर पर इमरान खान और मुशर्रफ बीबी के जो भी केसेस है वो वकालतनामा जो है वो लतीफ खोसा साहब ने भी जमा करवाया हुआ था और पीपल पार्टी से वो काफी दिनों से नाराज भी थे और उनसे अलग भी थे, तो पीपल पार्टी भी उससे नाराज थे कि लतीफ खोसा साहब हमारी जमात को उन्होंने ज्वाइन किया लेकिन वो तमाम तरह जो डिफेंडिंग है या डिफेंस है वो पीटीआई का कर रहे हैं। तो ये तो कशमकश किया जा रहा था कि लतीफ खोसा साहब और एतजाज अहसन साहब वो पीटीआई को ज्वाइन कर लेंगे, तो आज बाकायदा तौर पर लतीफ खोसा साहब ने भी पीपल पार्टी को छोड़ दिया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो आगे अब नंबर है एतजाज अहसन साहब का और वो भी चंद इतलात है कि वो भी बहुत जल्द पीटीआई को ज्वाइन कर लेंगे। और शेर अफजल मरवत साहब भी कहते थे कि जो ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा तो उसके बाद फौरन बहुत बड़ी तादाद में बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी सियासी उम्मीदवार जो है वो इंशाल्लाह पीटीआई को ज्वाइन करेंगे। तो अब इलेक्शन का ऐलान भी हो गया और शेर अफजल मरवत साहब वो भी अब नजरबंद है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अल्लाह।